था। सो या वी कैन से कि ये 4 इश्यूज नेपाल में जो है वो कोई मेजर से कम इश्यूज नहीं है। पर यहां पर सवाल यह आता है कि इतने सारे इश्यूज एक साथ नेपाल में अचानक से कैसे खड़े हो गए। वेल, अगर आप नेपाल के कंडीशन को क्लोजली स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये एकदम से खड़े नहीं हुए। हेलो जी, वेलकम बैक टू फास्ट रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम रिएक्शन देंगे एक वीडियो के ऊपर और इसमें नेपाल की इकोनॉमी के रिलेटेड काफी अच्छी और काफी बुरी न्यूज, वो देखते कि क्या न्यूज है। आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता दूं। इस वीडियो का टाइटल है व्हाई नेपाल इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग, बिग इकोनॉमिक क्राइसिस। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड लाजमी करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज की तारीख में क्या नेपाल अगला श्रीलंका बन रहा है? बिकॉज वहां का इन्फ्लेशन रेट 7.14% है। उनके फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 6 महीने के ही बचे हैं। पेट्रोल प्राइस 150 रुपीज पर लीटर पहुंच चुका है और वहीं के न्यूज़पेपर काठमांडू पोस्ट ने ये क्लियरली बताया है कि नेपाल इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने नेपाल विजिट किया था। तो क्या पाकिस्तान और श्रीलंका के जैसे इस बार भी चाइना ऑपर्चुनिस्टिक पैरासाइट बनने का प्लान कर रहा है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। Now, another neighbor of India could be struggling. Nepal, a recent decision by Kathmandu, has captured the attention of the world. Nepal government recently banned the import of luxury items. भारत के उत्तर में एक नया श्रीलंका तैयार हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेपाल में आज की तारीख में चल क्या रहा है। वेल, नेपाल में आज की तारीख में 4 मेजर इश्यूज चल रहे हैं। नंबर 1, हाई इन्फ्लेशन रेट। पिछले एक साल में ही नेपाल का इन्फ्लेशन रेट 3.03% से 7.14% हो चुका है। मतलब आज वहां पर बेसिक फूड आइटम्स 100 रुपीज पर किलो का रेट क्रॉस कर चुके हैं। इशू नंबर 2, डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स का मतलब होता है देश में मौजूद फॉरेन करेंसी, जिसके हेल्दी रिजर्व्स होने से किसी भी देश का इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो जाता है। नेपाल का वही फॉरेक्स रिजर्व कम होते चले जा रहा है और कम से मेरा मतलब है पिछले एक साल में उनका पूरा फॉरेन रिजर्व 18.5% से गिर गया है। यानी कि नेपाल अगर पाई बचाकर भी सरवाइव करने की कोशिश करेगा तो भी वो रिजर्व सिर्फ 6 से 7 महीने तक ही लास्ट कर सकेंगे। इशू नंबर 3, हाई इंपोर्ट्स। नेपाल एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है और जहां पर 2021 में नेपाल अपने एक्सपोर्ट से 8.6% ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता गया। इस करंट क्राइसिस के चलते 2022 में नेपाल का वही रेशियो 11.3% तक चला गया। इशू नंबर 4, डिक्लाइनिंग रेमिटेंस। फॉरेन में रहने या काम करने वाले लोग जब भी अपने होम कंट्री को पैसे भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहते हैं और 2018 में नेपाल के पूरे जीडीपी का 25% हिस्सा तो सिर्फ रेमिटेंस का था। बट वही रेमिटेंस 2021 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ से ही 18% गिर चुका था। सो या वी कैन से कि ये 4 इश्यूज नेपाल में जो है वो कोई मेजर से कम इश्यूज नहीं है। पर यहां पर सवाल यह आता है कि इतने सारे इश्यूज एक साथ नेपाल में अचानक से कैसे खड़े हो गए। वेल, अगर आप नेपाल के कंडीशन को क्लोजली स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये एकदम से खड़े नहीं हुए, बल्कि इनके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, कोविड पैंडेमिक। अब बाकी कंट्रीज की तरह नेपाल के इकोनॉमिक क्राइसिस की स्टोरी भी कोविड पैंडेमिक से ही शुरू होती है, जिसमें नेपाल मेजरली 2 क्राइसिस से लड़ रहा था। नंबर 1, द रेमिटेंस शॉर्टेज। कोविड पैंडेमिक के चलते नेपाली सिटीजन अब्रॉड और लोकली जॉबलेस हो गए और जैसे ही अब्रॉड से लोग जॉबलेस होने लगे, कंट्री में फॉरेन करेंसी आना बंद हो गया। एंड नॉट ओनली दिस, फॉरेन रिजर्व्स के रुकने का एक और एक मेजर रीजन टूरिज्म भी था। यह सेक्टर टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में 5% कंट्रीब्यूट करता था, बट इसके बंद हो जाने के बाद 3500 टूरिज्म डिपेंडेंट एंटरप्राइजेस का बिजनेस बंद हो गया और लोग जॉबलेस हो गए। नंबर 2, इंपोर्ट्स इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू नेपाल राष्ट्र बैंक, एक ही मंथ में नेपाल का ट्रेड डेफिसिट 70.6% हो गया। यानी इनका इंपोर्ट 70.6% हाई था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे थे। अब ऐसा किसी देश के लिए अच्छा नहीं है और एग्रीकल्चर इकोनॉमीज के साथ अक्सर ऐसा होता है। जैसे कि हमारा इंडिया, यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन सिर्फ 20% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है। बात करते हैं नेपाल के क्राइसिस के रीजन नंबर 2 की, द रशिया यूक्रेन वॉर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नेपाल के इंपोर्ट्स में सबसे मेजरली इंपोर्टेड आइटम है। सिंपल शब्दों में नेपाल यहां पर पेट्रोलियम का डिमांड उसे इंपोर्ट करके फुलफिल करता है। बट इस साल रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते नेपाल का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ और इस वजह से वहां पर फ्यूल कॉस्ट आसमान छूने लगे और इससे नेपाल को महंगे रेट्स में ऑयल को खरीदना पड़ा। बट साथ ही में नेपाल में इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला गया और पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? वेल, आप उसका जवाब जानते हो। अगर नहीं जानते तो हमारे इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो। वेल,
और मार्केट में मिलती हर आइटम, हर ग्रोसरी, हर फूड स्टफ के सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोलियम तो जरूरी है, राइट? सो ऑब्वियसली पेट्रोलियम महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा और एंड यूजर तक पहुंचने वाला प्रोडक्ट भी महंगा एज अ रिजल्ट। और ऐसे ही करके ये फिस्कल क्राइसिस नेपाल को जकड़ते जा रहे थे। बट यू नो व्हाट, सिर्फ रशिया, यूक्रेन या कोविड पैंडेमिक ही नेपाल के इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक और एक रीजन था which played a big role. Reason number 3, government and central bank mismanagement. दिसंबर 2021, जहां नेपाल में पहले से ही फिस्कल क्राइसिस दिखना शुरू हो गए थे, वहां नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर जनार्दन शर्मा को नेपाली इकोनॉमी एकदम सही नजर आ रही थी। उनका तो यह तक कहना था कि नेपाल की इकोनॉमी अपने 7% के ग्रोथ टारगेट्स को आराम से अचीव भी कर लेगी। लेकिन नेपाली इकोनॉमी के टर्मोइल में होने के हिंट्स फाइनेंस सेक्रेटरी ट्विटर पर यह पोस्ट डालकर दे रहे थे। बट वो लेट थे, क्योंकि नेपाल को लिक्विडिटी क्राइसिस ने पहले ही जकड़ लिया था। लिक्विडिटी क्राइसिस यानी नेपाल में बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसों की कमी हो रही थी, जिसे अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को 10.5% से 11.3% पर बढ़ा दिया था। लेकिन इसके बाद भी लोग बैंक्स में अपने मनी डिपॉजिट नहीं कर रहे थे। प्लस इससे लोन्स भी महंगे हो गए, which led to less borrowing, और ये एक डोमिनो इफेक्ट बनता चला गया। और इन सब की वजह दो चीजें थी। नंबर 1, अनरेगुलेटेड क्रेडिट देना जो बोरोवर्स वापस नहीं कर सके, और नंबर 2, बैंकिंग सिस्टम में मनी डिपॉजिट का कम होना। इस मिसमैनेजमेंट के चलते फाइनेंस मिनिस्टर ने सारा झूठा इल्जाम सेंट्रल बैंक के गवर्नर पर डालकर उन्हें सस्पेंड कराया, जिसकी एक अलग ही पॉलिटिकल स्टोरी है। मगर वील जस्ट मूव ऑन टू रीजन नंबर 4 कि नेपाल की ऐसी हालत क्यों है। रीजन नंबर 4, करप्शन। नेपाल इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद वहां काठमांडू में रेट्स 90 मिलियन रुपीस यानी $750,000 पर 33 स्क्वायर मीटर्स है। यहां पर इतने ज्यादा रेट्स होने के पीछे एक्यूज किया जाता है वहां के बैंक्स को, क्योंकि नेपाल में अनरेगुलेटेड प्रॉपर्टी लोन्स दिए जाते हैं। और फरवरी 2022 तक 516 बिलियन रुपीस के लोन्स दिए गए हैं, जिसमें से 16% ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते हैं। और यहां तक कि एग्रीकल्चरल लोन्स भी रियल एस्टेट परचेज के लिए ही डाइवर्ट होते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। वेल, वो करेंगे भी क्यों? क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर से लेकर मिनिस्टर्स तक की प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट लिमिट से ज्यादा है। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से नेपाल श्रीलंका बनने की राह पर चल रहा है। बट यहां पर सवाल यह उठता है कि नेपाली गवर्नमेंट नेपाल को इस क्राइसिस से बचाने के लिए आखिर मेजर्स क्या ले रही है, कर क्या रही है? वेल, वो इंपोर्ट बैन कर रहे हैं। नेपाल की अपनी फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए कुछ चीजों के इंपोर्ट्स पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया है, like import of cars, luxurious goods, whiskey, tobacco and other goods. In fact, commercial banks भी per day बस 10 किलो ही गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, not more than that. और ये बैन 26 अप्रैल 2022 से इफेक्ट में आ चुका है and it's going to last till mid July 2022. प्लस फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए नेपाल में पेट्रोल के यूसेज पर भी कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। लाइक फर्स्ट, पेट्रोल बचाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने 2 पब्लिक हॉलीडेज, दैट इज सैटरडे और संडे, अनाउंस कर दिया है, which is good for the kids, I guess. और सेकंड, ऑफिस आवर्स 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक कर दिया है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सके और अपने व्हीकल्स को नहीं निकाले। और फ्रेंड्स, ये सारे मेजर्स इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि नेपाल को भनक पड़ चुकी है कि क्राइसिस आगे जाकर और खतरनाक हो सकता है। बट नेपाल जो अब यहां पर इतने परेशानियों से गुजर रहा है, हर जगह से पाइप जोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक देश है जो इस वीक वल्नरेबल हालत का फायदा उठाना चाहता है। वेल, यस, दैट कंट्री इज चाइना, बिकॉज इस हालत में भी चाइना नेपाल को 3 अलग अलग तरीकों से अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला तरीका, यूएस और नेपाल के टाइज को तोड़कर चाइना और नेपाल के टाइज को स्ट्रॉन्ग करना। यहां पर चाइना बेसिकली यूएस और नेपाल के बीच के एमसीसी ग्रांट में अपनी टांग अड़ा रहा है, सो दैट यूएस और नेपाल का रिश्ता टूट जाए और चाइना खुद सहारा बनके नेपाल को अपना कंधा दे दे। एमसीसी ग्रांट वो एग्रीमेंट है जिसके चलते नेपाल अपने डेवलपमेंटल एड के लिए यूएस पर डिपेंडेंट हो चुका है और चाइना उसी डिपेंडेंसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके चलते यूएस ने नेपाल को वार्न तक कर दिया है कि अब वो एग्रीमेंट को रिव्यू करेगा। अब इसके बाद क्या, नेपाल को चाइना से दोस्ती थोड़ी कम कर लेनी चाहिए, राइट? वेल, बट असल में ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि रिसेंटली 25 से 27 मार्च को ही चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी काठमांडू जा पधारे। यहां पर उन्होंने 10 एग्रीमेंट साइन करने की बात की है जो डायरेक्टली चाइना नेपाल
नेपाल के बंद रहे टाइज की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा तरीका ट्रेड डिपेंडेंसी। 2017-18 से ही चाइना नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इनफैक्ट उसी साल नेपाल ने चाइना को $23 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था एंड उसके इंपोर्ट की बात करें तो इट वाज होल $1.5 बिलियन। और ये नंबर साल प्रति साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जो नेपाल का डिपेंडेंस ऑफ ट्रेड ऑन चाइना साफ साफ दर्शाता है। तीसरा तरीका जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है वो है डेट ट्रैप। जून 3, 2020 को गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने चाइना के साथ $2.4 बिलियन के एग्रीमेंट साइन किए थे, which were on loan for this। और तो और 2019-20 में नेपाल का आउटस्टैंडिंग डेट ₹1.41 ट्रिलियन का था, जहां पर उन्हें डेट देने की लिस्ट में एक नाम चाइना का भी शामिल था। सो क्या फ्रेंड्स, ये सब कोई हिंट नहीं है कि चाइना ने जैसे धीरे धीरे करके पाकिस्तान और श्रीलंका को खुद पर डिपेंडेंट बनाया, क्या वैसे ही अब वो नेपाल के साथ भी करना चाह रहा है? और क्या इससे इन द फ्यूचर इंडिया के लिए कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो देखकर आपको नेपाल के करंट सिचुएशन का आइडिया आ गया। वी ऑल विश वो लोग जितना जल्दी हो सके इस सिचुएशन से बाहर निकले एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग। यहाँ पे बात की जाए नेपाल की तो सेम कंडीशन इस टाइम पे पाकिस्तान की भी चल रही है और पाकिस्तान के अंदर करप्शन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान की इमरान खान की जो हुकूमत थी वो काफ़ी ज़बरदस्त टाइम पे चल रही थी और उसके बाद जब से पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गई है और उनका तख्ता उल्टाया गया, तब से पाकिस्तान में चीज़ों की इंपोर्ट पे बैन भी लगा है और उसके बावजूद पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। जहाँ पे 150 में लीटर मिल रहा था अब वहाँ पे 250 में लीटर मिल रहा है। इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। जैसे कि श्रीलंका के बाद हो सकता है यही सेम कंडीशन पाकिस्तान की भी हो और सेम हो नहीं जा रही है। बट यहाँ पे नेपाल थोड़ा सा बचा हुआ है और उनकी बचने की वजह है कि थोड़ी बहुत नेपाल के पास रिजर्व होंगे। पाकिस्तान के पास इस टाइम पे बिल्कुल रिजर्व ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी बात, नेपाल यहाँ पे इतनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता जितनी पाकिस्तान इंपोर्ट ज़्यादा करता है और उनकी वजह से करप्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रही है और इसी की वजह से पाकिस्तान की कंडीशन भी सेम नेपाल की तरह हो रही है। बट यहाँ पे नेपाल की बात करें तो नेपाल थोड़ा बहुत बचा हुआ है और नेपाल चाइना जो है नेपाल के साथ यही कोशिश कर रहा है कि चाइना और नेपाल की रिलेशन काफ़ी अच्छे हो। बट नेपाल का जो यूएस के साथ मुआहदा है वो ख़त्म हो जाए और नेपाल और चाइना का मुआहदा स्टार्ट हो जाए। सेम कंडीशन पाकिस्तान के साथ भी है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि अब उनका कोई यूएस के साथ कोई कंडीशन इस तरह का कोई हो। इसी वजह से पाकिस्तान भी जो है ना श्रीलंका की हालत पर जा रहा है। अब आप मुझे लाजमी बताइए इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि क्या नेपाल में सेम कंडीशन पाकिस्तान की तरह बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो वीडियो के बारे में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।